हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, चेन रिएक्शंस क्या होती हैं, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन देखा था, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन देखा था, जो प्रिंसिपल था एटॉमिक बम का, जिसमें हम लोगों ने आगे डिस्कस किया था न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होते हैं, मतलब कंट्रोल्ड जो चेन रिएक्शंस होती हैं उनको न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर करवाया जाता है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में करवाई जाती हैं, जिससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। साथ में इनके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी। आज के क्लास में हमारा डिस्कशन होगा न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन इन द सन वो हमें एनर्जी कैसे देता है, साथ में इनके ऊपर जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आओ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। तो जैसे फिजन में हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि जब कभी भी कोई हैवी न्यूक्लियस जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती है तो वो अनस्टेबल हो जाता है, जो अपने दो अलग अलग लाइटर न्यूक्लियाई के अंदर टूटता है, जिससे उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाती है और वो स्टेबल हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोगों ने कहा था फिजन। अब फ्यूजन उसका उल्टा है। ये लाइटर न्यूक्लियाई जो होते हैं जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखो कम है, यहां इधर से इधर की तरफ आ रहा था, इसमें इधर से इधर की तरफ जाएंगे। तो देखो यहां पर जैसे ड्यूटेरियम हो गया, ट्राइटियम हो गया, इन सब की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है। ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर कम है तो ये आपस में मिलते हैं और एक बड़े न्यूक्लियस को फॉर्म करते हैं। और बड़ा न्यूक्लियस होगा या हैवी न्यूक्लियस होगा तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाती है। जैसे ड्यूटेरियम के दो न्यूक्लियस मिले और फॉर्म कर देते हीलियम, तो हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी लगभग में 7.029 इलेक्ट्रॉन के वोल्ट के करीब होती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो यहां पर ये 7 है, यहां पर ये देखो 2 से भी कम है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाती है। इसी प्रोसेस को बोला जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। व्हेन टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ हेवियर न्यूक्लियस, हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं ये, ठीक है। लाइट न्यूक्लियाई टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म हेवियर न्यूक्लियस, द प्रोसेस इज कॉल्ड ए न्यूक्लियर फ्यूजन। जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन बोला जाएगा, ठीक है। ये होता क्यों है, रीजन बताएंगे। तो अगर कोई पूछता है, आप बोर्ड का एग्जाम लिख रहे हो तो उसमें भी इंपॉर्टेंट है, इसका रीजन बताएंगे आप। रीजन ये बताएंगे कि जो लाइट न्यूक्लियाई होते हैं, या कह सकते हो लाइटर न्यूक्लियाई जो होते हैं, न्यूक्लियाई उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो क्या होती है, लेस होती है। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लेस हुई तो लेस स्टेबिलिटी आएगी, लेस स्टेबिलिटी, लेस स्टेबिलिटी। और ये अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं, कंबाइन होते हैं टू फॉर्म हैवियर न्यूक्लियाई, हैवियर न्यूक्लियाई, हैवियर न्यूक्लियाई, हैवियर न्यूक्लियाई को बनाते हैं, जिससे इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाती। तो रीजन अगर बोर्ड के स्टूडेंट है तो आप याद रखेंगे, ये डेफिनेशन हो गई। ये ग्राफ रिस्पॉन्सिबल है न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए भी और न्यूक्लियर फिजन के लिए भी। इन सब की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम थी तो ये टूट रहे थे, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है तो ये कंबाइन हो रहे हैं अपनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ाने के लिए, ठीक। न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस वैसे जैसे दिखता है उतना इजी नहीं होता है, फिर भी आओ देखते हैं क्या है। मान लीजिए कि हम बात करते हैं 1H1 कंबाइन होता है 1H1 के साथ, 1H1 के साथ कंबाइन होता है, ठीक। अब ये कंबाइन होगा तो इसको हम कंबाइन तो करवाते हैं, लेकिन इसको कंबाइन करवाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, ये हमारे पास न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया और इसका पहला ये सेल हो गया जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक। इसके अंदर एक प्रोटॉन होगा, 1 प्रोटॉन, 1 प्रोटॉन है, ठीक है। 1H1 की बात हम कर रहे हैं, ये 1H1 बनाया है। तो यहां पर जो ये 1H1 1H2 है, इनको हम पास लाने की कोशिश करते हैं। तो पास लाने की कोशिश करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, इसका टेम्परेचर बढ़ा दो, टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है, मतलब इसको हीट सप्लाई की जाती है, हीट सप्लाई की जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, आप हीट सप्लाई करेंगे तो उससे होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन इसको एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, एनर्जी इज इक्वल टू में 3/2 kT टाइम्स एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी लेकर के क्या करेगा, ये यहां से स्केप कर जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही यहां से जाएगा, या कह सकते हैं इसको छोड़ के चला जाएगा, तो अब हमारे पास सिंपल यहां पर जो ये बचे रह गए
उसमें यहां पर बचा रह गया एक प्रोटॉन इधर और दूसरा प्रोटॉन इधर। ठीक, तो इनको हमने टारगेट किया इन दोनों की तरफ, इधर की तरफ, और इसको टारगेट किया इधर की तरफ। तो देखिए दोनों प्लस प्लस के हैं, ठीक है, आयोनाइज करवा दिया हमने, तो दोनों प्लस प्लस के हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि आप पास आकर के चिपक जाएंगे, तो फिर भी अगर पास आकर के कंबाइन हो तो इसके लिए क्या जरूरी है, अगर यहां पर आपने एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड नहीं की तो ये आएंगे और वापस इधर चले जाएंगे, ये भी आएगा इधर वापस चला जाएगा। ठीक है, if energy is less than the required energy, अगर एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी से कम हुई तो ऐसा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं बी पॉइंट, इफ एनर्जी इज ग्रेटर देन, इफ एनर्जी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द रिक्वायर्ड एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा एनर्जी अगर हम दे देते हैं तो उस केस में क्या होगा, ये एक दूसरे के पास आएंगे। ठीक है, और जो न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं वो इफेक्टिव तभी होते हैं जब सेपरेशन फर्मी की ऑर्डर में हो। मतलब ये यहां कहीं पर आ गया, दूसरा यहां कहीं पर आ गया, और इनके बीच का सेपरेशन जो होता है, इनके बीच का जो सेपरेशन होता है लगभग में 1 फर्मी अगर है, 1 FM है, तो अगर 1 फर्मी सेपरेशन होगा तो आप ये खुद सोचो यहां पर रिपल्सिव फोर्स अपने आप कम हो जाएगा और यहां पर न्यूक्लियर फोर्स बढ़ जाएगा, न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो ये रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैवियर न्यूक्लियस बनाते हैं, यही रीजन होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसको आपने मान लेते हैं एनर्जी के दे रखी है इधर और आपने एक के दे रखी, के सफिशिएंट एनर्जी है जो इनको 1 फर्मी के करीब ले आ सकती है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि एनर्जी कितनी होगी। तो चलो ठीक है, तो अगर हम लगाएं यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो क्या बोलेंगे पहले इनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो 0 थी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के 2k हो गई। ठीक है, बाद में काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी, दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर E × E² डिवाइडेड बाई में R आ जाएगा। ठीक है, अब भी यहां से अगर हम k की वैल्यू पूछते हैं आपसे कि k इज इक्वल टू क्या आएगा, तो आप बताएंगे यहां से ये होगा 9 × 10⁹ और डिवाइडेड बाई में यहां पर 2 भेज देंगे आप, और इसको क्या लिखा जा सकता है, E² तो 1.6 × 10⁻⁻19 का होल ऑफ स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई में फर्मी बोले तो 10⁻⁻15 मीटर्स। तो यहां से k की वैल्यू आप बता सकते हैं कितनी आ जाएगी, यहां पर हो जाएगा 0.8, यही होगा ना, 0.8 ये हो गया। तो अगर ये 0.8 है तो ये हो जाएगा 7.2, देखो इससे अगर हम काटेंगे तो ये आएगा 0.8, 8 9 72, तो ये बन जाएगा 7.2 और इनटू में 10⁹ और यहां पर बन जाएगा -38 और ये ऊपर आ जाएगा 15। ठीक है, तो k की वैल्यू यहां से मिल गई हमारे पास, k इज इक्वल टू में 7.2 × 10⁻, समझो इसे 9 5 14। ठीक है, तो 9 5 14 ये कितना हो जाएगा, 24 और -38। ठीक है, इतने जूल एनर्जी आएगी। अब हमें करना क्या होगा, करना ये होगा कि काइनेटिक एनर्जी तो हमें इतनी मिल गई, लेकिन हमें ये देखना है कि यहां पर जो टेम्परेचर हमने बढ़ाया है वो टेम्परेचर कितना बढ़ाया जाना चाहिए। तो ये एनर्जी बराबर कर देते हैं, यहां से देखते हैं। तो अगर आप इन दोनों एनर्जीज को बराबर करेंगे कि k की वैल्यू E के बराबर करेंगे तो आप कहेंगे E इज इक्वल टू में क्या है हमारे पास, तो बोलेंगे कि यहां पर T इज इक्वल टू आ जाएगा 2/3 इंटू में k। ठीक है, डिवाइडेड बाई में k जाएगा, यहां डिवाइडेड बाई में k जाएगा, तो 2/3k
और यहां पर हो जाएगा इनटू में E, और E की वैल्यू हम 7.2 इनटू में 10 टू द पावर क्या लिख सकते हैं, ये कितना होगा, 8 में से 4 गया, 4 बच गया, ये भी हो गया। और क्या चाहिए, और हमारे पास यहां पर बचेगा 3 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, तो माइनस का 14 होगा। इसको हम सही से लिखें तो ये लिखा जा सकता है 2/3, t इज इक्वल टू में 2/3, और इसके की वैल्यू आप रख देंगे 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23। तो यहां से जो ये t होगा, ये जो t है ये लगभग में किसके बराबर आ जाएगा, तो t है वो लगभग में बराबर आएगा 10 टू द पावर 9 केल्विन के। देखो कितना ज्यादा टेम्परेचर है, मतलब हमें इतना टेम्परेचर सप्लाई करना पड़ेगा तब वो आयनाइज होगा, और उसके बाद एनर्जी लेकर के यहां तक आएगा, फिर ये कंबाइन होंगे और एक हैवी न्यूक्लियस बनाएंगे। देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। जितना देखने से लग रहा था, यहां इस फिगर से देखने को लग रहा था कि इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, तो ये आपस में मिलेंगे और हीलियम का न्यूक्लियस बना लेंगे, एज सिंपल है। बट दिक्कत यह है कि जो भी ये प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस को कैरी आउट करवाने के लिए 10 टू द पावर 9 केल्विन का टेम्परेचर चाहिए, तभी ये प्रोसेस होगा। और इतने टेम्परेचर को हम जनरली तो क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमें ये पता है कि जो सन के अंदर ये प्रोसेस होता है, सन के अंदर जो ये प्रोसेस होता है, वहां का भी टेम्परेचर इतना नहीं होता, वहां का टेम्परेचर भी 10 टू द पावर 7 केल्विन होता है। फिर ये सन के ऊपर प्रोसेस होता कैसे है, तो इसको और डिस्कस करते हैं हम इधर कि कैसे होता है। तो यहां पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि जो टेम्परेचर है हमारे पास वो निकल के आया 10 टू द पावर 9 केल्विन, और इनके अगर मान लो हमारे पास कोई एग्जाम्पल की बात करना हो तो हम कहेंगे यहां पर 1H2 है, और मान लीजिए 1H2 है, कंबाइन होकर के बनाते हैं 2He3, और यहां पर 0N1 बना लेते हैं, ठीक है, कुछ एनर्जी निकलती है यहां पर, ठीक है। उसके बाद में ये देखो 1H2 और ये 2He3 फिर से कंबाइन होते हैं। फिर से अगेन याद रखना, प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और चार्ज को मेंटेन करने के लिए कई सारी रिएक्शंस पॉसिबल हैं। ये किस में कन्वर्ट हुआ, तो ये हो गया 2He4 और साथ में यहां 1H1 निकला, और यहां पर एनर्जी रिलीज हुई, ये एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए जो न्यूक्लियर फिजन को सपोर्ट करते हैं। अगेन यहां पर अगर आप क्यू वैल्यू एनर्जी को निकालना चाहते हैं, यहां पर एनर्जी क्यू वैल्यू के फॉर्म में निकलेगी, यहां एनर्जी क्यू वैल्यू के फॉर्म में निकलेगी, तो इसको भी हटा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपसे एनर्जी को आप कंसीडर नहीं कर रहे हैं, इस नेट रिएक्शन को लिखना चाहते हैं, तो अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे, तो देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहां पर बनेंगे 3 1H2 और ये मिलकर के बनाएंगे 2He4, और साथ में क्या होगा, तो 1H1 बनेगा और यहां पर होगा 0N1, और साथ में यहां पर अब एनर्जी निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ क्यू वैल्यू। ये हमारे पास रिजल्टेंट रिएक्शन आएगी। अब अगर मान लो यहां से हमें एनर्जी की वैल्यू चाहिए, तो सिंपल है, एनर्जी जो जानते हैं वो लगा देंगे। एनर्जी क्या है, तो एनर्जी इज इक्वल टू में क्या लिखा जाएगा, क्यू वैल्यू के फॉर्म में एनर्जी लिखेंगे, कितनी आएगी, तो कहेंगे 3 टाइम्स मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ 1H2, ठीक है, ये हमारे पास हो गया, माइनस यहां पर आओ तो यहां पर लिखेंगे मास ऑफ हीलियम 4, न्यूक्लियस के मास हैं ये, या फिर आप एटम के लिखेंगे तो भी इलेक्ट्रॉन का तो कैंसिल ही हो जाता है, और यहां पर आ जाएगा प्लस ये हो गया मास ऑफ 1H1 प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये हमारे पास आएगा। इनटू में क्या लिखेंगे, 931 लिखा जाएगा, या सिंपली आप इसे लिख सकते हैं C², और यहां से आप क्यू वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन करेंगे अभी, लेकिन अभी के लिए इतना याद रख सकते हैं कि प्रोसेस जो दिखता है उतना नहीं होता, ऐसा नहीं होता, इतना टेम्परेचर हमें बनाना पड़ेगा तभी ये रिएक्शन होगी, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होती है। फिर ये बात आती है इतना टेम्परेचर बनाया कैसे जा सकता है, तो इतना टेम्परेचर बनाया जा सकता है, मान लीजिए कि आपने एक फिजन का प्रोसेस करवाना शुरू किया, तो देखा था अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होती है, देखते ही देखते उसका टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ेगा,
और टेम्परेचर अगर बहुत तेजी से बढ़ेगा तो कुछ टाइम के बाद में टेम्परेचर इतना हो जाएगा कि 10 टू द पावर 9 केल्विन के ऑर्डर का हो जाए। तो टेम्परेचर अगर इतना हो जाता है तब उसमें इन रिएक्शंस को कैरी करवाया जा सकता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जब भी कभी आप हाइड्रोजन बम को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एटॉमिक बम को एक्टिवेट करना पड़ेगा, वो सफिशिएंट टेम्परेचर बनाएगा, देन हाइड्रोजन बम एक्टिवेट होता है। इस बात का ध्यान रखना, सिंगल हाइड्रोजन बम को एक्टिवेट नहीं किया जा सकता, उतना टेम्परेचर हमें चाहिए होगा। ठीक है, फिजन इन द सन, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहां पर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियस का, नंबर ऑफ न्यूक्लियस, नंबर ऑफ न्यूक्लियस, और इधर हो जाएगा v, स्पीड। ये क्या है? स्पीड है, जो भी कंबाइन होने वाले पार्टिकल हैं उनकी स्पीड है। इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा आता है, ऐसा ग्राफ आता है, ऐसे थोड़ा ठीक नहीं बना, ऐसा ग्राफ आता है। ठीक, तो लगभग में ऐसा ग्राफ आता है, v स्पीड है, तो लगभग में ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, लगभग में ऐसा ग्राफ आएगा। तो यहां पर हम बात करते हैं, इसका टेम्परेचर जो होता है यहां का 10 टू द पावर 7 केल्विन ही होता है, 10 टू द पावर 7 केल्विन होता है ये टेम्परेचर। लेकिन फिर भी ये रिएक्शन क्यों होती है सन के ऊपर? तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कुछ पैरामीटर्स, जैसे यहां पर देखो कुछ की स्पीड देखो कम है, यहां पर नंबर ऑफ न्यूक्लियन की, लेकिन कुछ ऐसे नंबर ऑफ न्यूक्लियन है जिनकी स्पीड काफी ज्यादा है। ये वाले नंबर ऑफ न्यूक्लियंस हैं, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कह रहे हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं जिनकी जो स्पीड है v वो काफी ज्यादा है। और ये कुछ होते हैं जिनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है, यही कंबाइन होना शुरू करते हैं, कंबाइन होते हैं फिर रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो कुछ फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं जिनकी एनर्जी उस रीजन में लाई कर जाती है जो न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहां पर कह सकते हैं ये वो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विच कैन combine to form हीलियम। ये वो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं जो हीलियम को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। द टेम्परेचर मस्ट बी हाई अबाउट 10 टू द पावर 7 केल्विन, यहां होता ही है। हमें कितना चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है 10 टू द पावर 9 केल्विन, 9 केल्विन चाहिए होता है। ठीक, टू अलाउ द काइनेटिक एनर्जी of the positively charged hydrogen nuclei to overcome their mutual Coulomb repulsion as they collide। ये जब कोलाइड करते हैं तो ये अपने जो भी रिपल्सिव फोर्स लग रहे थे यहां पर जो रिपल्सिव फोर्सेस लग रहे थे जिनकी वजह से आ तो रहे थे वापस जा रहे थे, लेकिन हमने ज्यादा एनर्जी सप्लाई कर दी तो 1 फर्मी के करीब आ गए। यहां पर न्यूक्लियर फोर्स रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम कर लेता है और कंबाइन होकर के एक नया न्यूक्लियस बना लेते हैं। ठीक है, टेम्परेचर भी देखा। यहां पर बात यह है कि 10 टू द पावर 7 केल्विन टेम्परेचर होता है, तो बहुत कम नंबर ऑफ न्यूक्लियस होते हैं जिनके पास इतनी स्पीड होती है कि वो जाएं और 1 फर्मी के ऑर्डर तक की डिस्टेंस के पास तक जाएं, जिससे कि वो न्यूक्लियर फोर्सेस इफेक्टिव हो और वो कंबाइन हो जाए और हैवी न्यूक्लियस बनाए जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाए। तो यहां पर ये हो गया कि सन के ऊपर जो टेम्परेचर होता है वो लगभग में 10 टू द पावर 7 होता, हमें चाहिए 10 टू द पावर 9। इसका मतलब कुछ नंबर ऑफ हाइड्रोजन के एटम ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी जो होती है वो लाई करती है, या कह सकते हैं उनकी स्पीड जो होती है वो सफिशिएंट होती है कि वो रिएक्शन को कैरी करवाएं। मतलब 1 फर्मी के सेपरेशन तक जाने के लिए सफिशिएंट है। अगर वैसा हुआ तो न्यूक्लियस फोर्सेस लग जाएंगे और उस रिएक्शन को कैरी करवाएंगे, मतलब उनको फ्यूज करवाएंगे और साथ में आगे की तरफ बढ़ती जाएगी रिएक्शन। ठीक, एक एग्जाम्पल है, इसको आओ करते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ इससे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। जितने क्वेश्चन बनेंगे वो सब एक ही टाइप के क्वेश्चन होंगे, हमेशा की वैल्यू से आप डील कर सकते हैं उन्हें। यहां पर क्वेश्चन लिखा गया है, सबसे पहले कहा गया है इस रिएक्शन में, यहां पर हम लिख देते हैं फाइंड मास डिफेक्ट एंड एनर्जी रिलीज्ड इन ईच रिएक्शन, energy released in each reaction।
हर एक रिएक्शन के अंदर एनर्जी रिलीज कितनी होगी ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो कैसे बताएंगे आप? सबसे पहले देखिए, हम पहले रिएक्शन की बात करते हैं। तो इधर आओ, ये क्या है? हाँ ठीक है, पहली रिएक्शन की बात करते हैं। ए पॉइंट यहां पर ऐसा है, तो ए पॉइंट में लिखा 1H2 ठीक है। तो पहली रिएक्शन में ऐसा लिखा गया, तो अगर हम यहां से मास डिफेक्ट की वैल्यू निकालें तो आप क्या बोलेंगे? बोलेंगे कि यहां से इन दोनों का मास माइनस इनका मास, तो इन दोनों का मास कितना आएगा? तो इन दोनों का मास आ जाएगा, चलो कैलकुलेट करो। दो ड्यूटेरियम का मास, ड्यूटेरियम का है 2.000 नहीं 0.14202, ये दो है ना, तो इनको 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, ये हो गए। इसमें से हीलियम के 3 वाले का आइसोटोप का मास रिमूव कर दो, 16029 कर दिया रिमूव, बहुत अच्छा। न्यूट्रॉन का मास रिमूव कर दो, न्यूट्रॉन का मास कितना है? 1.008665। तो यहां से अगर आप निकालेंगे तो डेल्टा एम जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 0.03, नहीं एक और जीरो है, 371, ये आ जाएगा AMU। अगर यहां से कोई पूछता है कि आप एनर्जी रिलीज्ड बताओ, एनर्जी रिलीज्ड तो कितनी होगी एनर्जी रिलीज? तो आप बताएंगे कि मास डिफेक्ट लिखो 0.00371 और 931, ये आ जाएगा MeV। तो मल्टीप्लाई करा दो इसे, 931, यहां से एनर्जी बनेगी 3.45 MeV। देखो इतनी एनर्जी आई। फिर से देखते हैं आगे, ये तो हो गया इसका। बी पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो बी पॉइंट में बात करेंगे तो इसमें क्या होगा मास डिफेक्ट? तो ये आ जाएगा 2.014202 ड्यूटेरियम का। ये है कितने? 2 हैं, वो लिख लिया। फिर आगे कह रहे 1H3 कितना है? तो 3.016049, बढ़िया है। इसमें से एक 1H1 का मास माइनस करना है, तो 1.007825 कर दो। तो यहां से अगर आप डेल्टा एम निकालेंगे दूसरी रिएक्शन का, ये A है, ये B है, ये C है, तो B का है तो डेल्टा एम इसका निकल के आएगा 0.00453 AMU। हेंस एनर्जी रिलीज जो लिखी जाएगी वो हो जाएगी 0.00453। इनटू में क्या लिखेंगे आप? सिंपल है, इनटू में सिर्फ डेल्टा C स्क्वायर लगाना था, तो उसकी वैल्यू हम जानते हैं 3931 होती है। चलो 931, यह आएगा 4.217 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गया क्यों वैल्यू। तीसरी रिएक्शन की बात करें अगर हम, ये हो गया ठीक है। तीसरी रिएक्शन के बाद A हो गया, B हो गया, C। चलो यहां ही बात कर लेते हैं C की। तीसरी रिएक्शन में क्या है? 1H2 2.014202 माइनस करवाओ, माइनस क्या एक और जोड़ना है उसमें 1H3 का, क्या है? 3.016049। इसमें से अब माइनस करना पड़ेगा 2He4 का मास, तो 4 पॉइंट कितना है? 002603। इसमें से और क्या माइनस करना? न्यूट्रॉन का मास, तो 1.008665। तो यहां से अगर आप डेल्टा एम निकालेंगे तो वो 0.018983 AMU आ जाएगा। जैसे ही आप ये मास निकालेंगे, आप क्यों वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? 0.01883 इंटू में 931, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 931, ये आ जाएगा 17.673 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। ठीक है, इन कंक्लूजन से हम ड्रॉ क्या करना चाहते हैं? क्वेश्चन क्यों किया? कर तो सकते थे आप भी, लेकिन इस क्वेश्चन को किया क्यों? इससे कंक्लूजन ये निकालना चाहते हैं हम, यहां पर पहली रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज आई 3.45 आई, ठीक है, यहां एनर्जी रिलीज आई 4.2 आई, यहां एनर्जी रिलीज आई 17.6। अब बात आती है कि किस प्रोसेस में एनर्जी सबसे ज्यादा रिलीज होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन में या फिर न्यूक्लियर फिजन में।
तो बात आती है न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन में एनर्जी रिलीज का कैसे हम पता लगाएंगे। तो अगर बात किया जाए, यहां पर रिजल्ट लिख लो, रिजल्ट या कंक्लूजन लिख लेते हैं हम, चलो रिजल्ट ही लिख देते हैं। रिजल्ट है इस क्वेश्चन का रिजल्ट ये है, एनर्जी पर यूनिट मास, एनर्जी पर यूनिट मास, एनर्जी जो पर यूनिट मास होती है वो क्या होती है, इज ग्रेटर इन न्यूक्लियर फ्यूजन, देन न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन में जो एनर्जी रिलीज होती पर यूनिट मास और इसमें जो एनर्जी रिलीज होती पर यूनिट मास, उसमें रिलेशन ये है कि पर यूनिट मास जब भी एनर्जी रिलीज होगी तो वो न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर ज्यादा एनर्जी रिलीज होती एज कंपेयर टू न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन में एनर्जी पर यूनिट मास उतनी ज्यादा रिलीज नहीं होती, लेकिन यहां एनर्जी पर यूनिट मास काफी ज्यादा रिलीज होती है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप। तो जब भी कभी कोई क्वेश्चन करना हो तो क्वेश्चन करने का तरीका सिंपल वही है कि क्यू वैल्यू निकालना है, तो क्यू वैल्यू निकालने का तरीका वही है, मास डिफेक्ट इनटू में 391 और 931 इनटू में मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, सॉल्व कर देंगे, रिजल्ट मिलेगा। लेकिन रिजल्ट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, आप याद रख सकते हैं। तो यहां पर ये हो गया फिजन इन द सन, एक क्वेश्चन करवा दिया, उस क्वेश्चन के सारे पॉइंट्स हो गए। यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया न्यूक्लियर फिजन के जो एग्जांपल्स होते हैं वो कैसे कैसे हो सकते हैं। तो आप यहां चाहे मास ऑफ न्यूक्लियस लिख लिए, आप मास ऑफ एटम लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन के मास वैसे भी कैंसिल हो जाते हैं, कई बार प्रूफ किया है। न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर ये वाला प्रोसेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर इस प्रोसेस को देख सकते हैं, कर सकते हैं, इसका मतलब यह है कि यहां से आप आइडिया लगा सकते हैं कि फ्यूजन का प्रोसेस उतना ज्यादा इजी नहीं है जितना कि फिजन का था। फिजन तो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर करवा लेते थे, कोई दिक्कत नहीं, थर्मल न्यूट्रॉन चाहिए, बम्बार्डमेंट हुआ, रिएक्शन शुरू हो गई और लगातार होती रहेगी। न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेंगे आप, तब तो कंट्रोल्ड होगी, नहीं तो अनकंट्रोल्ड हो जाएगी, जैसे एटॉमिक बम में होती है, एटम बम के अंदर। तो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस जो होता है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। सन के ऊपर ये होता है, लेकिन सन के अंदर हर एक मॉलिक्यूल जो भी वहां पर हाइड्रोजन होगा, हर एक हाइड्रोजन के पास में उतनी एनर्जी नहीं होती कि वो उतने पास तक जाए और उसमें कंबाइन हो सके, या वन फर्मी के ऑर्डर तक जाए और कंबाइन हो सके। उसके लिए कुछ ही मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो उतने पास तक जाते हैं और उससे कंबाइन होकर के वो एनर्जी रिलीज करते हैं बाद में, जब न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये हो गया जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। तो फ्यूजन में लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन होकर के हैवी न्यूक्लियाई बनाते हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखा था न्यूक्लियर, यहां पर इसको सही कर लेना, यहां यूरेनियम है ये, ठीक, यहां पर यूरेनियम है। न्यूक्लियर फिजन में हम लोगों ने देखा था हैवी न्यूक्लियस जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती है, वो कन्वर्ट होते हैं हैवी न्यूक्लियस के, मतलब लाइटर न्यूक्लियाई के अंदर, और लगभग दोनों के मास कंपैरेबल होते हैं और उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा हो जाती है। तो इन सब की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती है तो ये टूटते हैं, और इन सब की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती है तो ये कंबाइन होते हैं। कंबाइन होकर अपनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ाते हैं, ये कम होकर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ाते हैं। याद होगा जब यूरेनियम 238 टूट रहा था तो कैसा बना रहा था यूरेनियम 230, चलो 5 की बात करते हैं, 92, इस पर एक न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया गया था तो बनाया था इसने 56, बेरियम 141 प्लस यहां पर बनाया था 36, यहां पर क्रिप्टॉन, और ये 92 प्लस 3 टाइम्स 0n1, यही तो बना था। हाँ ठीक है, ये बना था। अब एक चीज देखो, यहां पर जो इसका मास नंबर दिया गया 141 है, तो मास नंबर देखो 141 का मतलब क्या हुआ, यहां इससे पहले, ठीक, मतलब यहां कहीं पर आएगा, लगभग में 141 लगभग यहां कहीं पर आएगा ये मास नंबर, ये हो गया 141 बेरियम। ठीक, दूसरा अगर हम 92 की बात करें तो 92 कहां आएगा, तो 92 यहां कहीं पर आएगा, 92 यहां कहीं आएगा, तो 92 में क्रिप्टॉन यहां कहीं पर आएगा 92। अब यहां से बात करिए आप कि देखो पहले बाइंडिंग एनर्जी इसकी देखो कितनी कम थी, मतलब ये 8 से भी कम था, ये देखो 8 यहां पर है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8 से भी कम एनर्जी रख रहा था। लेकिन जो इसके न्यूक्लियस बने, लाइटर न्यूक्लियाई जो बने,
उनकी बाइंडिंग एनर्जी देखो 8 से बढ़ गई, क्रिप्टॉन की तो बाइंडिंग एनर्जी काफी बढ़ गई। तो इन सब की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू जो होती है वो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग चेंज होती है। तो याद होगा, जब भी कभी आपसे कोई पूछे क्वेश्चन कि न्यूक्लियर फिजन हो या न्यूक्लियर फ्यूजन क्यों होते हैं, तो बताओगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर कम होती किसी न्यूक्लियस की तो अपनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को बढ़ाने के लिए अगर लाइटर न्यूक्लियाई है तो वो कंबाइन होकर बढ़ा सकते हैं, और अगर कोई हैवी न्यूक्लियाई है तो वो हल्के न्यूक्लियस के अंदर या लाइटर न्यूक्लियाई में टूट करके बढ़ाने की कोशिश करता है। तो इस तरह से आप न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन को पढ़ सकते हैं। ठीक, तो ये लास्ट क्लास थी जिसमें हम लोगों ने थ्योरी को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम पहले कवर करेंगे, स्टार्ट करने वाले हैं सेमीकंडक्टर, जिसमें ज्यादा से ज्यादा पोर्शन तो है नहीं इस बार मेन में, लेकिन फिर भी जितना है वो हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सॉलिड के अंदर बैंड का फॉर्मेशन कैसे होता है, एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर को पढ़ना है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर के बाद पीएन जंक्शन डायोड पढ़ेंगे। पीएन जंक्शन डायोड के एप्लीकेशन कहां कहां पर यूज कर सकते हैं। देन हम लोग बात करेंगे जेनर डायोड के बारे में, कुछ स्पेशल डायोड्स हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर पढ़ेंगे, सर्किट देखेंगे। साथ में हमारा डिस्कशन स्टार्ट होगा गेट के ऊपर, जिसमें हम लोग लॉजिक गेट्स देखेंगे। इस बार कम्युनिकेशन सिस्टम है नहीं हमारे सिलेबस में, तो उसको पढ़ने की कोई नीड नहीं है। तो तब तक के लिए ये न्यूक्लियर फिजिक्स की जो क्लासेस हुई इनको रिवाइज करें। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।